अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आप मतूकी के मैनेजर कम और मैडम सायका के प्राइवेट खोजी ज़्यादा साबित हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मतूकी और पिंकी की मुस्तकबिल की शादी की न्यूज़ कहाँ से निकाली थी? मैं हारिस के लिए बार बार मतूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो इसलिए कि मैंने अभी तक सायका के केस को लेने या छोड़ने का फ़ैसला नहीं किया था। अगर सायका पर आयद करदा इल्ज़ाम दुरुस्त था तो फिर हारिस के लिए सबसे मौजूद लफ्ज़ मकतूल हो सकता था और इस सूरत में सायका कातिल करार पाती और ज़ाहिर है मैं किसी खूनी को बचाने के लिए कोशिश नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मैं काजी करीम को बड़ी बारीक बीनी से कुरेद रहा था ताकि ये जान सकूं कि मौत हारिस की हादसाती थी या सायका ने वाक़ियतन उसे धक्का देकर टेरिस से नीचे फेंका था। ऐसी ही चुभने वाली जिरह में हवालात जाकर सायका से भी करने वाला था। आप इसे इत्तेफाक समझ लें या फिर मेरी खुशकिस्मती। काजी करीम ने मेरी तफ्तीश के जवाब में बताया। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स इरफान लोधी से मेरी पुरानी याद अल्लाह है। जब मैं हारिस साहब का ताक़ुब कर रहा था और मैंने ये पता चला लिया था कि वो इन दिनों अनीला मुराद उर्फ पिंकी के चक्कर में है तो मेरे जहन में इरफान लोधी का नाम चमका। इरफान लोधी एक कामयाब कैमरामैन है और ख़ासा बाखबर भी। मैं एक रोज़ इरफान लोधी से जाकर मिला और उसे एतमाद में लेने के बाद अपनी गर्ज़ व गायत से आगाह किया। उसने मुझसे 2 दिन की मोहलत ली और अपने ज़रा इस्तेमाल करके मेरी मतलूबा मालूमात निकाल लाया और मुझे यकीन भी दिलाया कि ये सनसनीखेज़ मालूमात 100% दुरुस्त हैं। इरफान लोधी ने मुझे यहाँ तक भी बताया कि अक्टूबर में अनीला मुराद अपने किसी शूट के लिए एक यूरोपीय मुल्क के दौरे पर जाने वाली है। वो इस ट्रिप में हारिस साहब भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये लोग पेरिस में मुलाकात करेंगे और वहीं पर शादी भी कर लेंगे। वो सांस हमवार करने के लिए रुका तो मैंने सवाल दाग दिया, ये सनसनाहट भरी रिपोर्ट आपने मैडम सायका की खिदमत में पेश कर दी होगी? ज़ाहिर है जनाब, वो जज्बात से आरी लहजे में बोला। मैडम ने मुझे जो मिशन सौंपा था उसके नतीजे में मुझे ये तो करना ही था और मज़े की बात ये कि मैडम ने मेरी फराहम करदा मालूमात की तस्दीक भी कर दी थी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सायका साहिबा को अपने शौहर की इन गैर नसाबी सरगर्मियों की खबर थी? मैंने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी और बोला, मैडम ने मुझे बताया कि हारिस साहब अक्टूबर में यूरोपीय ममालिक का कारोबारी दौरा करने के बारे में सोच रहे हैं। हारिस फूड्स का बिजनेस तो अपनी जगह ठीक ठाक चल रहा है। इसके साथ साथ ही हारिस साहब परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक्स की इंपोर्ट का प्लान भी बना रहे थे। अपने इस नए मंसूबे की इंपोर्ट का उन्होंने मुझे भी आगाह किया था। मंसूबे से मुझे भी आगाह किया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उन्होंने अक्टूबर में यूरोप जाने का इरादा बांध रखा था। काजी करीम ने मुझे जो कुछ बताया इससे सूरत हाल खुलकर सामने आ गई थी। मैं चंद लम्हात के लिए टटोलती हुई नज़र से काजी को तकता रहा, फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, आपने कब यह ख़तरनाक रिपोर्ट सायका की खिदमत में पेश की थी? 10 अगस्त की सपहर में, उसने जवाब दिया। इस रोज़ मुझे ऑफिस के एक काम से कस्टम हाउस जाना था क्योंकि हमारा क्लियरिंग एजेंट खासी गड़बड़ कर रहा था। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैडम से मिलने उनके बंगले पर चला गया था और इन्हें अपनी कारकर्दगी से आगाह कर दिया था। हारिस की मौत 15 अगस्त बरोज़ इतवार वाक़ हुई थी, यानी काजी की रिपोर्टिंग से ठीक 5 दिन बाद। ये एक नहायत ही अहम नुकता था। इन 5 दिनों में सायका के दिलो दिमाग पर क्या गुजरी होगी, इसके बारे में यकीनन वही सबसे बेहतर जानती थी। आपकी पेश करदा रिपोर्ट की रोशनी में मैडम सायका ने क्या क्या अमली इकदामात उठाए थे, मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था, उसने बताया। अगर मैडम ने वाक़ियतन कोई स्टेप लिया था तो मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, बल्कि 10 अगस्त के बाद मैडम ने मुझसे इस मौजू पर कोई बात ही नहीं की थी। और हारिस साहब? मैंने सवालिया नज़र से काजी करीम की तरफ देखा। आपने अपने बॉस के रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली देखी थी? बिल्कुल नहीं वकील साहब, वो दो टोक अंदाज में बोला। ऐसा महसूस होता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली कि शायद अनीला मुराद के मामले पर इन दोनों मियाँ बीवी में कोई खामोश तस्फिया हो गया हो। बेग साहब, आप समझदार इंसान हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है।
इसलिए मैंने इनकी टो में लगने के बजाय किनारा पकड़ लिया था। मेरे लिए तो वो दोनों ही मालिक थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा काजी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मियाँ बीवी के मामलात वाकई बहुत हसास और नाजुक होते हैं। बस आपसे आखिरी सवाल। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। जैसा कि साइका साहिबा ने पहली मुलाकात में मुझे बताया था कि हारिस साहब के साथ चंद नफ्सियाती पेचीदियाँ थीं। वो बाज़ औक़ात ऐसे रवैये का इजहार करते थे जिसकी सामने वाला इनसे तवक्को नहीं रखता था, और इस नौइयत के मामला साइका के लिए कुछ ज़्यादा ही थे। यही वजह है कि मैडम साइका मतूफ़ी के साइको ट्रीटमेंट के बारे में खासी संजीदा नज़र आती थीं। मतूफ़ी की ज़हनी कैफियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैडम के खदशात बेबुनियाद नहीं थे बेग साहब, उसने जवाब दिया। हारिस साहब को ऐसे नफ्सियाती दौरे पड़ जाया करते थे, और इस हालत में इन्हें बिल्कुल ये एहसास नहीं होता था कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। काजी साहब, आपने एक हफ्ते के अंदर साइका साहिबा के अलावा कम से कम 2 ऐसे अफराद को तलाश करना है जो मतूफ़ी हारिस के नफ्सियातीपन के ऐनी शाहिद हों, या मतूफ़ी की किसी नफ्सियाती ज़्यादती से मुतासिर हुए हों। एक तो मैं हाजिर हूँ वकील साहब, वो अपने सीने पर हाथ रखकर इत्मीनान भरे अंदाज में बोला। बाकी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। दैट्स गुड, मैंने पुरसोच लहजे में कहा। काजी करीम को फारिग करने के बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। इसी शाम मैंने मुतालिका थाने जाकर मुल्ज़िमा साइका से मुलाकात में एक भरपूर मुलाकात कर ली। मैं ऑफिस से निकलते हुए अपना वकालतनामा और दीगर ज़रूरी कागजात अपने साथ ले गया था। जब मुझे ये इत्मीनान हो गया कि साइका हारिस की मौत की ज़िम्मेदार नहीं है, तो फिर मैंने मज़कूरा कागजात पर साइका के दस्तखत ले लिए थे। उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मैंने साइका का मुकदमा लड़ने का फ़ैसला कर लिया था। इस शाम साइका से मेरी क्या गुफ्तगू हुई, इसके बारे में सरेदस्त आपको कुछ नहीं बता रहा। खुसूसन बकुआ की सहपर वाले वाक़यात के हवाले से साइका ने खासे सनसनीखेज़ इंकशाफात किए थे। जब वो दोनों टेरेस पर बैठे चाय पी रहे थे। सियाने कह गए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, आप भी थोड़ा सब्र करें, आइंदा पेशी पर मुलाकात होती है। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने इस मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। मैंने भी अपने वकालतनामे के साथ मुल्ज़िमा साइका की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी और अपनी मौकिला की ज़मानत के लिए दलाइल का आगाज़ किया। जनाब आली, मेरी मुवक्किला और इस केस की मुल्ज़िमा साइका इस मुआशरे की एक मोअज़्ज़िज़ और साहिब हैसियत खातून हैं। हारिस की मौत एक हादसा था। इस अफसोसनाक वाक़ये से मुल्ज़िमा का कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा इन्हें अपने शौहर की हलाकत का ज़िम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। अगर कोई शख्स इज़्ज़तदार और साहिब हैसियत हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि वो ज़िंदगी में कभी किसी संगीन जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा। वकील इस्तग़ासा ने मेरी मौकिला की ज़मानत रुकवाने की कोशिश करते हुए जहरीले लहजे में कहा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील सरकार की आंखों में देखते हुए रसानियत भरे लहजे में कहा। वाकई इन खुसूसियात को फार्मूला बनाकर किसी दोषी को बेगुनाह करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरी मौकिला बेकसूर है। इसे गहरी साजिश के तहत इस कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाया गया है। मैं वक्त आने पर अपने इस दावे को साबित करके दिखा दूंगा। तो फिर आप इस वक्त की आमद का इंतज़ार करें, वकील इस्तग़ासा ने मेरी जानिब देखते हुए रूखे अंदाज में कहा। फिर रूए सुखन जज की सिमत फेरते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। योर ऑनर, इस्तग़ासा के पास एक ऐसा आई विटनेस मौजूद है जिसने वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िमा को अपने शौहर मकतूल हारिस को धक्का देकर टेरिस से नीचे फेंकते देखा था। वकील मुखालिफ ने ज़मानत के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा, लिहाजा मुल्ज़िमा की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी होगा। ऐनी गवाह को कानून की नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अपने आखिरी जुमले में वकील इस्तग़ासा ने मुझ पर गहरी चोट लगाई थी, और इस ज़र्ब के असरात को देखने के लिए उसने अपना चेहरा मेरी तरफ फैल लिया था। मैंने अपनी आंखों और चेहरे के तासुरात से बिल्कुल ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि उसके वार ने मुझे किसी किस्म का ज़हनी या जज्बाती नुकसान पहुँचाया था। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने मोतदिल अंदाज में इसे मुखातिब करते हुए कहा, अगरचे इस केस में आप मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, लेकिन मैं मुखालफत बराए मुखालफत में आपकी जायज़ बात को हरगिज़ रद्द नहीं करूँगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि किसी भी केस में ऐनी शाहिद को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है। चुनांचे मैं आपको ये मुखलिसाना मशवरा देना चाहूँगा कि आप अपने इस अहम ऐनी गवाह को सबसे पहले अदालत में पेश कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे मेरी गुजारिश है
कि मेरे मौकिला की जमानत की राह में रोड़े अटकाने की कोशिशों से बाज आ जाएं। उसने घूर कर मानदाना नज़र से मुझे देखा। मैंने इसके देखन को अपने जूते की टो पर मारा और जज से मुखातिब होते हुए पुरअसर अंदाज में बाआवाज़ बुलंद कहा, योर ऑनर, मुलजिमा साइका की फैमिली सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी खुद मुलजिमा और हादसे का शिकार होने वाला उसका शौहर हारिस। इन दोनों का आगे पीछे और कोई करीबी अजीज रिश्तेदार नहीं है। मैं मौजूद अदालत के सामने इस बात की भी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मतूफ़ी हारिस एक कामयाब बिजनेसमैन था और इम्पोर्ट एंड ट्रेडिंग के इस बिज़नेस को ये मियाँ बीवी मिलकर चलाते थे। मुलजिमा साइका की ज़मानत इस लाखों करोड़ों के बिज़नेस की बका के लिए भी ज़रूरी है और मैंने इस मकसद के हुसूल की खातिर ख़ास तौर पर शख्सी ज़मानत का बंदोबस्त किया है ताकि मुलजिमा ज़ेर समाअत केस में पेशियाँ भुगतने के साथ साथ अपने कारोबार पर भी तवज्जो दे सके। बाकी कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह, इसका फैसला तो अदालत ने करना है। मैं अपने ज़मानती के तवस्सुत से मौजूद अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक इस केस का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता, मेरी मुलजिमा शहर से बाहर कदम नहीं निकालेगी और हर पेशी पर अदालत में लाजमी हाजिर होगी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने अपने बयान में आमदन 2 बार ज़मानती का खुसूसी तज़किरा किया तो जज दिलचस्पी भरे अंदाज में साइका की दरखास्त ज़मानत और इससे मुतालिक दीगर कागजात का बगौर जायज़ा लेने लगा। चंद लम्हात के बाद उसने मुझसे मुखातिब होते हुए सवाल किया, बेग साहब, क्या मिस्टर फजल दाद खान इस वक्त अदालत में मौजूद हैं? मैंने खासे तगड़े ज़मानती का इंतज़ाम किया था और मुझे कभी उम्मीद थी कि जज इसकी ज़मानत को रद्द नहीं करेगा। फजल दाद खान अच्छी शोहरत का मालिक एक कामयाब करोड़पति बिजनेसमैन था। अलावा अज़ीं वो बिजनेस कम्युनिटी की एसोसिएशन का सदर भी था। फजल दाद खान के नाम के साथ जुड़ी हुई सबसे ख़ास बात ये थी कि वो छत के नाम से एक समाजी फलाही इदारा भी चलाता था जहाँ पर बेसहारा मुअम्मर ख़वातीन व हज़रात और यतीम बच्चों के क़याम व ताम का बड़ा शानदार बंदोबस्त था। छत का एक शोबा लापता बच्चों की तलाश का काम भी करता था। यस सर, मैंने जज के इस्तफसार का जवाब देते हुए बताया। खान साहब अदालत के बाहर मौजूद हैं, इन्हें अंदर बुलाया जाए, जज ने तहकुमाना अंदाज में कहा। योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मुलजिमा के जुर्म का एक ऐनी शाहिद इस्तगासा के पास मौजूद है, लिहाजा मुलजिमा की ज़मानत मंजूर करना ठीक नहीं होगा। ये बात आप पहले भी 2-3 मरतबा दोहरा चुके हैं। जज ने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए फीके से लहजे में कहा, गवाह इस्तगासा का हो या सफाई का, इसे सुनने के लिए अदालत में मौजूद है। किसी भी नतीजा खेज फैसले तक पहुँचने से पहले अदालत दोनों फरीकैन और इनके गवाहों और वकला को अपनी बात कहने का पूरा मौका फराहम करेगी ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। हाँ, अगर ज़मानत को रुकवाने के लिए आपके पास और कोई ठोस सबूत है तो इसे अदालत के सामने पेश करें। जज की बात के जवाब में वकील इस्तगासा बगलें झाँक कर रह गया। अलमुख्तसर, मैं अपनी तवक्को के ऐन मुताबिक मुलजिमा साइका की ज़मानत कराने में कामयाब हो गया था। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। ज़मानत की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने में आधा घंटा लग गया था। इस दौरान में साइका और काजी करीम मेरे साथ ही रहे थे। साइका मेरी इस कामयाब कोशिश पर बहुत खुश थी। बेग साहब, उसने तशक्कुराना लहजे में कहा, आपने वकालत का हक अदा कर दिया है। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ये सोचकर मेरा दम घुटने लगता था कि अगर आज मेरी ज़मानत मंजूर ना हुई तो मुझे अदालत से सीधा जेल जाना होगा और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मेरी ज़िंदगी जेल और अदालत के दरमियान लटक कर रह जाती। कस्टडी पुलिस की हो या जेल की, अल्लाह सबको इस अजाब से बचाए। आमीन, काजी करीम ने बाआवाज़ बुलंद कहा। साइका जी, शायद आपको मालूम नहीं कि कत्ल के केस के मुलजिम की ज़मानत नामुमकिन हद तक मुश्किल होती है। मैंने अपनी मौकिला के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, 100 में से 99 मुलजिम जुडिशनल रिमांड पर अदालत से सीधे जेल जाते हैं। इस तनाजुर में आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं। लेकिन मैंने तो वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ी, हारिस की जान नहीं ली, फिर मैं कातिल कैसे हो सकती हूँ? आप इस केस में कत्ल की मुलजिमा नामजद हैं। मैंने वजाहत करते हुए कहा, अगर अदालत ने आपको अपने शोहर का कातिल तस्लीम कर लिया होता तो फिर आप सजाए मौत या सजाए उम्र कैद पाकर अदालत से जा चुकी होती। अदालत ने चूँकि आपको रुख्सत नहीं दी इसलिए वो आपका केस सुनेगी और मैं आपको बेगुनाह साबित करके दिखा दूंगा। लेकिन लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की और ताकीदी अल्फाज में इजाफा किया,
लेकिन मेरी कामयाबी आप दोनों के पुरखुलूस ताउन पर मुनहसर है। उम्मीद है आप लोग मेरी हिदायत पर मिनोअन अमल करेंगे। बेग साहब, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, सायका ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा। आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं इस मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दूंगी। पैसा जहाँ खर्च होना है, इससे तो सिर्फ नज़र नहीं किया जा सकता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। लेकिन पैसे को पानी की तरह बहाने की हर की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम मालो दौलत आपके मरहूम शौहर की दिन रात की मेहनत की कमाई है। अगर आपने इसे पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया तो हारिस की रूह बेचैन हो जाएगी। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था बेग साहब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। खैर, ये बताएं आप हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं, ताहम हम आपकी कौन सी हिदायत पर अमल करें। आप कल शाम मेरे ऑफिस आ जाएं, मैंने कहा। फिर मैं आपको तफसीलन समझा दूंगा कि करना क्या है। फिर मैंने काजी अब्दुल करीम की आंखों में देखते हुए सवाल किया। काजी साहब, मुख्तलिफ नौइयत की अहम मालूमात हासिल करने के लिए मैं आपको फील्ड में भी दौड़ा दूंगा। आप घबरा तो नहीं जाएंगे। हरगिज़ नहीं वकील साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैडम की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये भागदौड़ क्या मायने रखती है। बहुत खूब, मैंने सताइशी नज़र से काजी करीम की तरफ देखा। तो ठीक है, कल शाम ऑफिस में मिलते हैं। बेग साहब, सायका ने अचानक सवाल किया, आपने कुद्दूस भाई से रब्ता किया था। कौन कुद्दूस भाई, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैंने आपको एक एसी मैकेनिक का नंबर दिया था, उसने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। मेरी याददाश्त ने करवट ली और मेरे हाफजे में सायका के मुतारिफ करदा एसी मैकेनिक कुद्दूस भाई का नाम चमक उठा। इसके साथ ही मैं सायका के चेहरे के तासुरात ने मुझे ये भी बता दिया कि उसने इस वक्त कुद्दूस भाई का जिक्र क्यों किया था। आप पूरे इत्मीनान के साथ कल शाम मुझसे मिलने ऑफिस आ सकती हैं, मैंने सायका की आंखों में देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहा। आपके कुद्दूस भाई से रब्ता करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। बहरहाल मेरे ऑफिस का एसी ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है। वो मायना खज़ नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने इनसे रुखसत चाहिए और पार्किंग लॉट की जानिब बढ़ गया। आगे बढ़ने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक हारिस की मौत 15 अगस्त की शाम 6 और 7 बजे के दरमियान वाक़ हुई और मौत का सबब था मरहूम की खोपड़ी का खुल जाना। टेरिस से नीचे पुख्ता फर्श पर सर के बल गिरने के बायस उसकी खोपड़ी बुरी तरह चटक गई थी और उसकी रीढ़ की हड्डी के बालाई मोहरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। हेड इंजरी हो या बैकबोन इंजरी, ये दोनों ही किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई मोहलिक और जानलेवा साबित होती हैं। हारिस के मामले में ये इंजरीज बैक वक्त हुई थी, लिहाजा मौके पर ही वो जहाँ बहक हो गया था। आइंदा रोज़ वो दोनों मुझसे मुलाकात करने ऑफिस आए तो मैंने फर्दन इन दोनों की जिम्मेदारियां इन्हें समझा दी। काजी करीम एक बुरबार और मुस्तैद शख्स था। मुझे उम्मीद थी कि मैंने इसे जो काम सौंपा था वो इसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके मेरा काम आसान बना देगा। उम्मीद पर दुनिया कायम दायम है। अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मेरी मौक्किला और इस मुकदमे की मुल्ज़िमा सायका ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इसके बाद मुल्ज़िमा का हल्फिया बयान रिकॉर्ड किया गया। मुल्ज़िमा ने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को जो बयान दिया था, मौजूदा बयान हल्फी भी कमोबेश वही था। बस मेरी हिदायत के मुताबिक सायका ने बाज़ अहम पॉइंट्स इसमें शामिल कर दिए थे। इस्तग़ासा की जानिब से 8 गवाहों की फहरिस्त दायर की गई थी, जिनमें इस वाक़ये के ऐनी शाहिद मुर्तज़ा हुसैन के अलावा दो नाम ऐसे अफराद के भी शामिल थे जिन्हें मैं आगे चलकर सफाई के गवाहों के तौर पर पेश करने के बारे में सोच रहा था। मेरा इशारा कैमरामैन इरफान लोधी और मारूफ मॉडल अनीला मुराद की तरफ है। मुल्ज़िमा सायका के बयान के बाद वकील इस्तग़ासा जिरह के लिए एक्यूज बॉक्स के नज़दीक चला गया और उसने बड़े जारहाना अंदाज में अपने सवालात का सिलसिला आगाज़ किया। इस केस की पहली पेशी पर मैंने वकील मुखालिफ को शिकस्त देकर अपनी मुवक्किला की ज़मानत करवा ली थी। वो इस हज़ीमत को भूला नहीं था, इसीलिए मुल्ज़िमा के साथ उसका रवैया खासा रूखा था। क्या ये सच है कि मकतूल का तुम्हारे साथ बर्ताव मुनासिब और नॉर्मल नहीं था? वकील इस्तग़ासा ने मुल्ज़िमा की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, ये दुरुस्त है, सायका ने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, और उसका सबब नफ्सियाती था। अगर कोई शख्स किसी नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार हो तो तमाम लोगों के साथ उसका सलूक एक ही जैसा एबनॉर्मल होता है। ये मुमकिन नहीं कि वो ज़हनी मरीज़ एक इंसान के सिवा बाकी सबके साथ नॉर्मल अंदाज में मिलता जुलता हो, वकील इस्तग़ासा ने तंज़िया लहजे में कहा। बहरहाल ये बताएं कि अगर आपका शौहर
वाक़ईतन किसी दिमागी मर्ज में मुब्तला था तो आपने उसका बाकायदा इलाज क्यों नहीं कराया? मकतूल हारिस को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के बजाय तुमने उसकी जासूसी क्यों शुरू करा दी थी? ये बात दुरुस्त नहीं है कि हारिस की जहनी बीमारी के बुरे असरात सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद थे। साइका ने तहम्मुल भरे अंदाज में जवाब दिया। जब इसकी दिमागी हालत बिगड़ती थी तो इस वक्त जो भी सामने होता वो इसके साथ काफ़ी बुरा सलूक किया करता था। इस अम्र की तस्दीक के लिए मेरे वकील साहब 5 लोगों को गवाही के लिए अदालत में पेश भी करेंगे। बाकी जहाँ तक हारिस की जासूसी कराने का मामला है तो लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मैंने अपने शक की तस्दीक की गर्ज से एक शख्स के ज़रिए हारिस की आउटडोर मसरूफियात की निगरानी करवाई थी और मेरा ये शक 100% दुरुस्त साबित हुआ था। यानी तुमने ये पता चला लिया था कि मकतूल तुमसे बेवफाई कर रहा था और अनकरीब वो अनीला मुराद नामी एक टीवी आर्टिस्ट और मॉडल से शादी करने वाला था, और वो भी मुल्क से बाहर पेरिस में। वकील इस्तगासा ने चुपते हुए लहजे में कहा, मकतूल की ये जिसारत तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई और बकुआ की शाम तुमने उसकी जान ले ली। आपकी आखिरी बात के सिवा बाकी सब दुरुस्त है। साइका ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, मैंने हारिस को कत्ल नहीं किया, बल्कि वो एक हादसा था। वो टेरिस की रेलिंग पर बहुत ज़्यादा झुककर नीचे कुछ देख रहा था कि तवाज़ुन कायम न रख सका और नीचे गिर गया। हाँ, अलबत्ता ये सच है कि मैंने अपने जासूसों की मदद से हारिस और अनीला के ताल्लुकात का पता चला लिया था। अफसोस कि आपका वो जासूस कैमरामैन इरफान लोधी और मॉडल अनीला मुराद अब इस्तगासा के गवाहों में शामिल हैं। वकील इस्तगासा ने ज़रीरे लहजे में कहा, लोग अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हुए ज़रा देर नहीं लगाते। साइका ने मायनाखेज़ अंदाज में जवाब दिया, वकील साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। साइका के मुंहतोड़ जवाब ने वकील इस्तगासा को खफीफ कर दिया। उसने अपनी खिफ़त मिटाने के क़स्द से खासे जारहाना अंदाज में कहा, तुम खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए चाहे कोई भी कहानी सुनाओ, मगर हकीकत रोज़े रोशन के मानिंद आया है। इस्तगासा के पास इस वाक़ये का एक ऐनी गवाह मौजूद है जिसने तुम्हें अपने शौहर को टेरिस से धक्का देकर नीचे गिराते देखा था। नंबर 1। वो वकील मुखालिफ की तरफ देखते हुए बड़े एतमाद से बोली, मुझे कोई सुनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि मुझे अपनी बेगुनाही का 100% यकीन है। बाकी रही ये बात आपके किसी आई विटनेस की, तो इस नामाकूल इंसान का जिक्र आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, और अगर आइंदा भी आप तवातुर से इस खबीस का जिक्र करेंगे तो इससे मेरी सेहत और केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। योर ऑनर। साइका की कारी ज़र्ब पर वकील इस्तगासा बिलबिला उठा। उसने जज की जानिब देखते हुए शिकायती लहजे में कहा, मुल्ज़िमा इस्तगासा के ऐनी शाहिद के लिए नहायत ही नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है। इसकी यह हरकत इखलाकी उसूलों के मुनाफी है। क्या ज़ाती पुरख्वाहिश की बिना पर किसी बेगुनाह इंसान के खिलाफ झूठी गवाही देना इखलाकी उसूलों के ऐन मुताबिक है कि मेरे फाजिल दोस्त? मैंने वकील इस्तगासा को आड़े हाथों लिया। आपका बयान करता वो ऐनी गवाह दरोगो दर्जाए अव्वल है। आप जब इसे गवाही के लिए पेश करेंगे तो मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने इसकी हकीकत खोल कर रख दूंगा। जब ऐसा वक्त आएगा तो आप अपना शौक़ पूरा कर लीजिएगा। वो इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, क्यों नहीं, बेशक। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मुझे इस मौके का शिद्दत से इंतज़ार है जब आपका ऐनी गवाह मुर्तज़ा हुसैन फिटनेस बॉक्स में खड़े होकर मेरी जिरा का सामना करेगा। वकील इस्तगासा जवाबन मुझे घूर कर रह गया। बीबी, जज ने मुल्ज़िमा साइका को हिदायत की, आपने इस्तगासा के एक मोअज़्ज़ज़ गवाह के लिए नामाकूल और खबीस के जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इन्हें वापस लेना होगा। अदालत इस नौइयत के बयान की इजाज़त नहीं दे सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। साइका जज की जानिब देखते हुए माज़रत खाना अंदाज में बोली, मैं आइंदा अदालत के वक़ार का ख़ास तौर पर ख्याल रखूँगी। अगरचे मज़कूरा ऐनी गवाह की हैसियत में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वकील साहब, जज ने वकील इस्तगासा से कहा, आप अपनी जिरत जारी रखें। जब तुम्हें यह मालूम हो गया कि तुम्हारा शौहर किसी और औरत से शादी करने वाला है तो ज़ाहिर है तुम पर एक गम गिरा होगा। वकील इस्तगासा ने काटदार आवाज़ में कहा, तुम मकतूल की हिस्ट्री से वाकिफ़ थीं। तुमसे पहले वो नायाब नामी एक औरत का शौहर रह चुका था जिससे उसकी एक 20 साला बेटी शकीला भी है। वो दोनों माँ बेटी बड़ी उसरत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो एफसी एरिया के एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। नायाब को फेफड़ों की ख़तरनाक बीमारी है, समझो कि उसका 1.25 फेफड़ा ख़त्म हो चुका है।
वो अपने एक 3/4 फेफड़े के सहारे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। जब तुम्हें पता चला कि मकतूल अपनी जिंदगी की तीसरी शादी करने जा रहा है तो नायाब की बेबसी और कसमपोशी का अज़ियतनाक मंजर तुम्हारी आंखों में घूम गया होगा। तुम ये सोचकर लरज उठी होंगी कि अगर मकतूल ने अनीला मुराद से शादी कर ली तो वो तुम्हें छोड़ देगा। इसके साथ ही तमाम ऐशो आराम और मज़े तुमसे छिन जाएंगे। तुम्हें भी नायब जैसी मुफलिसी और नादारी की ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। लिहाजा तुमने न रहे बांस और न बजे बांसुरी के फार्मूले पर अमल करते हुए इस शाख को ही काट डाला जिस पर किसी बुलबुल के चहचहाने के कभी इम्कानात पैदा हो चुके थे।